इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि पावर है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। द रेट ऑफ डिलीवरी और कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से एनर्जी डिलीवर किया जा रहा है सर्किट में, या जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उस रेट को ही पावर कहा जाता है। यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही पावर कहा जाता है। मैथमेटिकली इट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मैथमेटिकली इसको वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, डराइव करेंगे। तो हम जानते हैं कि एसी सर्किट में वोल्टेज जो है वो टाइम का फंक्शन है, हर क्षण वो चेंज होता रहता है। और करंट भी हमारा टाइम का ही फंक्शन होता है, वो भी टाइम के साथ वेरी करता है। तो जो एसी सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा उसको हमने माना V=VM sin ओमेगा टी। और जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा उसको हमने माना IM sin ओमेगा टी माइनस फाई। इसलिए कि हमने एज्यूम किया कि जो सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट है, इसलिए उसमें करंट लैग कर रहा है। तो एक जनरल एक्सप्रेशन हमने लिया करंट का, इसलिए उसमें माइनस फाई हमने लगाया कि इंडक्टिव सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करता है। वेयर फाई इजकल टू फेज एंगल ऑफ द करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। वोल्टेज के साथ करंट का जो फेज एंगल है वही है आपका फाई। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालें तो हम वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट करेंगे। जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और जो इंस्टेंटेनियस करंट है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है VM sin ओमेगा टी और इंस्टेंटेनियस करंट है IM sin ओमेगा टी माइनस फाई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो VM और IM ये दोनों कांस्टेंट है, इसको एक जगह हमने लिख लिया। और sin ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये दोनों को एक जगह लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया। तो इससे हमारा ये जो टर्म है वो एक फार्मूला में एडजस्ट हो गया, 2 sin A sin B। तो 2 sin A sin B का हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला से जानते हैं, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये टर्म आ जाएगा। और तो इस प्रकार से आपका ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन निकला VM/IM/2 cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है वो भी टाइम का फंक्शन है, वो भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हर क्षण वो वेरी कर रहा है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर को मेजर करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो हर क्षण वेरी कर रहा है। इसीलिए हम लोग जो पावर है उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एक साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालते हैं कि एक साइकिल में एवरेज पावर कितना डिलीवर किया गया या कितना कंज्यूम किया गया। तो हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो एक साइकिल का है। तो एक साइकिल आपका जो वोल्टेज करंट है वो आपका 0 से लेकर 2 पाई तक आपका एक साइकिल होता है। तो 0 से 2 पाई तक हम उस इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करेंगे और एक टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज पावर मिल जाएगा। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर था, इसको हमने एक साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट किया और एक टाइम पीरियड से डिवाइड किया तो हमें एवरेज वैल्यू पता चलेगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे, cos फाई का इंटीग्रेशन आपका एक कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये आपका ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ ओमेगा टी होगा डी ओमेगा टी। तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसलिए ओमेगा टी का इंटीग्रेशन सिर्फ ओमेगा टी होगा। और यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई का। तो cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई का हो जाएगा आपका cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। तो sin 2 ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और ओमेगा टी के साथ ये 2 मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। और फिर हम लिमिट पुट करेंगे इसमें, अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमको आ जाएगा VM/2 cos फाई। चूँकि ये 2 पाई से 4 पाई आपका कट जाएगा तो इसलिए यहाँ पे 2 बचेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा VM/IM/8 पाई
और इंटू साइन 4 पाई माइनस फाई माइनस साइन माइनस फाई। तो साइन 4 पाई माइनस फाई इसका वैल्यू होगा आपको माइनस साइन फाई, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो 360 हो या उसका दुगना हो तो आपको माइनस साइन थीटा यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आपका जीरो हो गया। तो आपको बचा सिर्फ वी आई कॉस फाई। तो जो एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में पावर, एवरेज पावर का एक्सप्रेशन होता है वी आई कॉस फाई, जहाँ फाई आपका वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल है, और वी और आई ये आपका वोल्टेज और करंट का आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पे वी एम बाई रूट टू को यहाँ पे वी लिखा है और आई एम बाई रूट टू को आई लिखा है। तो वी एम हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, इसको रूट टू से डिवाइड करेंगे तो हमें आरएमएस वोल्टेज पता चलेगा। तो इसलिए ये वी आरएमएस वोल्टेज है, आई आरएमएस करंट है, और फाई दोनों के वोल्टेज करंट के बीच का फेज एंगल है। तो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन हो गया वी आई कॉस फाई। अगर हम इसको जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको अगर हम उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो इस प्रकार से ग्राफ आपका आएगा। ये ब्लू कलर से जो है ये आपका पावर का कर्व दिखा रहा है, ये रेड कलर से वोल्टेज का, और ग्रीन कलर से आपका करंट का वेवफॉर्म है। तो इसको अगर आप देखें तो वोल्टेज को हमने यहाँ ओरिजिन से शुरू किया है और एक साइकिल आपका यहाँ 2 पाई पे पूरा हो रहा है। करंट चूँकि फाई एंगल से लाइक कर रहा है तो इसलिए फाई एंगल डिले से ये शुरू हुआ है। या इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये करंट जो है अगर जब जीरो तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो करंट इधर निगेटिव में आएगा। तो आपका पावर जो है इंस्टेंटेनियस पावर वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। तो जीरो से लेकर पाई तक अगर इस इंटरवल में हम देखें तो हमारा वोल्टेज इस इंटरवल में वोल्टेज पॉजिटिव में है और करंट इस इंटरवल में निगेटिव में है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट पावर निगेटिव में आएगा। इसलिए जीरो से लेकर पाई तक जो पावर है आपका ये निगेटिव में शो किया गया है। उसी प्रकार से आगे हम देखें कि यहाँ फाई से लेकर पाई तक इस इंटरवल में वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए वो वैल्यू भी ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो पावर का जो कर्व है वो पॉजिटिव है और इन दोनों के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। उसी प्रकार से अगले इंटरवल में हम देखें कि यहाँ पाई से लेके और ये आपका हो जाएगा पाई प्लस फाई। तो इस इंटरवल में देखें तो आपका करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका पावर वो निगेटिव में आएगा। तो इसलिए इस इंटरवल में पावर जो है आपका निगेटिव में शो किया गया है। और उसी प्रकार से अगला इंटरवल में भी आपका जो पावर है वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि दोनों वोल्टेज भी निगेटिव है और करंट भी निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव में आएगा, इसलिए ये आपका पॉजिटिव में दिखाया गया है। तो ये आपका पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का ये वेवफॉर्म है एक साइकिल के लिए। एक साइकिल आपका वोल्टेज और करंट का एक साइकिल में हमने इस पावर का दिखाया, तो लेकिन जब वोल्टेज करंट का एक साइकिल है तो उस ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं कि इस जो पावर है वो 2 साइकिल इसका पूरा हो रहा है। यानी कि पावर की जो फ्रिक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी की डबल है, क्योंकि हमारा जो पावर है उसका एक साइकिल जीरो से लेकर पाई तक ही कंप्लीट हो जा रहा है, फिर से वही वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है। तो वोल्टेज करंट के एक साइकिल में पावर के 2 साइकिल हैं, इसलिए पावर की फ्रिक्वेंसी है जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है उसका डबल फ्रिक्वेंसी होगा। और एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हैं कि पावर का जो एक्सप्रेशन था इंस्टेंटेनियस पावर का उसमें आपको कॉस 2 ओमेगा टी टर्म था, कॉस आपका 2 ओमेगा टी टर्म था, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो डबल फ्रिक्वेंसी है। पावर इन एसी सर्किट इज क्लासिफाइड एज, एसी सर्किट में पावर को 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। पहले हम एक्टिव पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिव पावर को P से डिनोट किया जाता है। द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन एसी सर्किट इज कॉल्ड एक्टिव पावर। यानी जो पावर एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम होता है या जो यूटिलाइज्ड हो रहा है उस पावर को एक्टिव पावर कहा जाता है। जितना
पावर सोर्स के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है V इंटू आई, ये टोटल पावर सर्किट के द्वारा कंज्यूम नहीं होता है ड्यू टू इसमें जो रिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इंडक्टर कैपेसिटर ये जो है वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये एनर्जी स्टोर करते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं करते हैं। तो इसलिए जितना पावर सप्लाई दिया जा रहा है वो सारा पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है, यूटिलाइज नहीं होता है। तो जितना पावर यूटिलाइज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है सर्किट में, उसी को एक्टिव पावर कहा जाता है। और जो रेजिस्टेंस है इसमें पावर यूटिलाइज होता है, इसमें पावर कंज्यूम होता है। तो जो रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम हुआ उसी को एक्टिव पावर कहा जाता है। और इंडक्टर और कैपेसिटर ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, यानी कि ये पावर कंज्यूम नहीं करता है। हमने एक्सप्रेशन के द्वारा भी देखा था कि इनमें जो पावर जो का एक्सप्रेशन हमारा 0 आया था। तो इसलिए जो पावर सर्किट में कंज्यूम हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है उसी को एक्टिव पावर कहा जाता है। द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट, यानी कि जो एक्टिव पावर है वो वोल्टेज और करंट के एक्टिव कंपोनेंट का प्रोडक्ट है और इसे P से डिनोट किया जाता है। एक्टिव पावर का यूनिट है वाट। तो देखते हैं कि हम जानते हैं कि कोई सर्किट है एसी सर्किट जिसमें कि रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, तो हम जानते हैं कि जनरली अगर सर्किट इंडक्टिव सर्किट है तो करंट लैग करता है और कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करता है। तो मान लेते हैं कि फाई एंगल से करंट लैग कर रहा है, इंडक्टिव सर्किट हमने जूम किया। तो जो करंट है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका वोल्टेज के फेज में होगा आई कॉस फाई और दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा आई साइन फाई, यानी कि करंट के दो कंपोनेंट हुए। तो वोल्टेज और करंट का जो एक्टिव कंपोनेंट है जो कि वोल्टेज के फेज में है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को एक्टिव पावर कहा जाता है। तो इसलिए एक्टिव पावर जो है हमारा हो जाएगा V इंटू आई कॉस फाई, क्योंकि करंट का आई कॉस फाई वाला जो कंपोनेंट है वो वोल्टेज के फेज में है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्टिव पावर कहलाता है। नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर। द पावर विच ऑसिलेट्स इन द सर्किट बट नेवर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। सर्किट में जो पावर ऑसिलेट करता है लेकिन सर्किट के द्वारा कंज्यूम नहीं होता है, यूटिलाइज नहीं होता है, उस पावर को रिएक्टिव पावर कहा जाता है। सर्किट में जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो एनर्जी को स्टोर करने के बाद ये फिर सोर्स को वो जो एनर्जी इसने जो स्टोर किया वो फिर रिटर्न करता है, वापस करता है। तो इसलिए जो कुछ पावर जो है ये सर्किट में ऑसिलेट होते रहता है, यानी कि जो सोर्स है हमारा, इस सोर्स से पावर ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लेते हैं, ड्रॉ करते हैं और फिर इसको सोर्स को वापस कर देते हैं, लेकिन सर्किट में ये कंज्यूम नहीं होता है। इस प्रकार से पावर जो है ये रिएक्टिव पावर ऑसिलेट होते रहता है, इनके बीच में सोर्स और लोड के बीच में ये ऑसिलेट होता रहता है, इसलिए इसको ऑसिलेटिंग पावर भी कहते हैं। और ये आपका रिएक्टिव पावर कहलाता है, क्योंकि ये आपके रिएक्टिव कंपोनेंट के कारण पावर ये ड्रॉ किया जाता है। इट इज़ द पावर ड्रॉन बाय द सर्किट ड्यू टू रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट के रिएक्टिव कंपोनेंट के कारण, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर इन्हीं के कारण करंट जो है वो वोल्टेज के फेज में नहीं होता है, बल्कि कुछ एंगल से लैग या लीड करता है, इन्हीं इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण। तो जो इसका रिएक्टिव कंपोनेंट है करंट का आई साइन फाई और वोल्टेज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसी को रिएक्टिव पावर कहा जाता है। तो रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। रिएक्टिव पावर को हमेशा VAR में एक्सप्रेस किया जाता है और इसका जो एक्सप्रेशन है वो होता है VI साइन फाई। नेक्स्ट है अपरेंट पावर। अपरेंट पावर को S से डिनोट किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट इज कॉल्ड अपरेंट पावर। तो हमने देखा कि कोई हमारा सोर्स है और ये हमारा कोई इसमें लोड है जिसमें रेजिस्टेंस है
इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है। तो जो पावर कंज्यूम हो रहा है उसको तो एक्टिव पावर हमने कहा, वो रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम होता है, यूटिलाइज होता है, सर्किट में पावर यूटिलाइज हो रहा है, उसको एक्टिव पावर कहते हैं। जो पावर ऑसिलेट करता है सोर्स लोड के बीच में उसको हमने रिएक्टिव पावर कहा। और इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो पावर एपरेंट पावर कहलाता है, यानी कि जो वोल्टेज है, जो सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज है और इसके जो करंट जो फ्लो कर रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एपरेंट पावर कहलाएगा। तो इट इज डिनोटेड बाई एस एंड एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर। एपरेंट पावर को वोल्ट एम्पियर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और इसे एस से डिनोट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पावर, इसको कॉम्प्लेक्स पावर भी कहते हैं क्योंकि ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इन दोनों का फेजर सम होता है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स पावर भी कहते हैं क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड कंजुगेट ऑफ द करंट। एपरेंट पावर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए वोल्टेज और करंट के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो करंट मान लीजिए कि अगर लैग कर रहा है फाई एंगल से, तो इसका जो कंजुगेट होगा उसको हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एसी सर्किट में एपरेंट पावर पता चलता है। तो अगर हम निकालना चाहें एपरेंट पावर को तो हमने वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, करंट के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो करंट हमारा जो है +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें करंट लीड करेगा, यानी +5 मतलब करंट लीड कर रहा है, -5 इसका मतलब करंट लैग कर रहा है। तो दोनों को हमने एक साथ ले लिया और वोल्टेज को रेफरेंस में हमने एज्यूम किया, इसलिए वोल्टेज एट एंगल 0 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा। और जब कंजुगेट का मतलब ये हुआ कि ये जो फेज एंगल है आपका ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ +5 था करंट तो कंजुगेट लगने के बाद ये -5 हो जाएगा, और अगर ये माइनस था तो ये +5 हो जाएगा। तो आपका हो गया जो एपरेंट पावर है वो हो गया यहाँ से V, यहाँ से I, तो VI और एंगल आपका हो गया, अगर पहले प्लस था तो वो अब माइनस हो जाएगा और पहले माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। दोनों हमने एक साथ लेकर चल रहे हैं। और हम जानते हैं कि R एट एंगल थीटा इसको लिखा जा सकता है R cos थीटा प्लस J sin थीटा, R दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पे I एट एंगल थीटा जो है इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यानी कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो लिख सकते हैं V इंटू आई कॉस फाई, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ माइनस प्लस दोनों लिए थे तो यहाँ भी माइनस प्लस दोनों लिखेंगे, J इंटू आई साइन फाई। और V से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म में तो हो जाएगा VI कॉस फाई माइनस प्लस J इंटू VI साइन फाई। अब हम VI कॉस फाई को हम जानते हैं कि ये हमारा एक्टिव पावर है, VI साइन फाई ये हमारा रिएक्टिव पावर है। तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पे P और इसके जगह पे Q लिखेंगे, तो हमारा एपरेंट पावर हो गया P माइनस प्लस J इंटू Q। तो चूँकि ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स पावर भी इसको कहा जाता है। और ये एक्टिव कंपोनेंट यानी कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इन दोनों का फेजर सम है। करंट यहाँ हमने जब प्लस लिया था तो यहाँ पे आपको जो आपका एपरेंट पावर है वो माइनस में आएगा, यानी कि जब हमारा करंट लीड कर रहा है तो लीड करने के केस में ये +5 हम यहाँ से लेकर चलेंगे, तो उस केस में आपका एपरेंट पावर में ये Q का टर्म जो है वो माइनस में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि Q टर्म आपका माइनस में आया है जब यहाँ प्लस में है, तो यानी कि अगर जो एपरेंट पावर है उसमें ये माइनस टर्म है, ये इंडिकेट करता है आपका कि करंट लीड कर रहा है या रिएक्टिव पावर लीडिंग रिएक्टिव पावर है। और जब यहाँ पे आपका माइनस वाला टर्म होगा I वाला, यानी कि करंट लैग कर रहा है, तो उस केस में आपका जो एपरेंट पावर है उसमें यहाँ पे रिएक्टिव पावर प्लस में होगा, और यानी कि प्लस में रिएक्टिव पावर इंडिकेट कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर को। Hence, apparent power is the phasor sum of the active power
एंड रिएक्टिव पावर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एपरेंट पावर जो है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फेजर सम है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एपरेंट पावर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एपरेंट पावर का, और ये आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये फेज एंगल दोनों को ये एक्सप्रेस कर रहा है। द रिएक्टिव पावर Q मे बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सर्किट। सर्किट के नेचर के अनुसार ये रिएक्टिव पावर आपका पॉजिटिव में हो सकता है या निगेटिव में हो सकता है। द पॉजिटिव साइन ऑफ द रिएक्टिव पावर इंडिकेट्स लैगिंग नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर, यानी कि अगर रिएक्टिव पावर अगर प्लस में आया है इसका मतलब है कि जो रिएक्टिव पावर है वो आपका लैगिंग नेचर का है, यानी कि करंट उसमें लैग कर रहा है। और while नेगेटिव पावर इंडिकेट्स द लीडिंग नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर, और अगर ये रिएक्टिव पावर माइनस में है इसका मतलब है कि जो रिएक्टिव पावर है वो लीडिंग नेचर का है, यानी कि करंट उसमें लीड कर रहा है वोल्टेज से। अब हम डिस्कस करते हैं पावर ट्रायंगल। द एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर कैन बी शोन इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो हमने तीन पावर डिस्कस की है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर, इन तीनों को एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां आपको एक्टिव पावर को हम रियल एक्सिस पे दिखाएंगे और जो रिएक्टिव पावर है उसको इमेजिनरी एक्सिस पे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो जो हाइपोटेनस जो होगा वो आपको अपरेंट पावर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पाइथागोरस के फार्मूला से भी हम यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्राप्त कर सकते हैं कि एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जहाँ पी आपका एक्टिव पावर है, क्यू रिएक्टिव पावर है और ये आपका फेज एंगल है। तो अगर रिएक्टिव पावर अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर है तो ये आपका ऊपर की तरफ होगा रिएक्टिव पावर ट्रायंगल में, और अगर लीडिंग है तो ये आपका नीचे की तरफ होगा, क्योंकि लीडिंग के केस में रिएक्टिव पावर आपका नेगेटिव में होता है और लैगिंग के केस में रिएक्टिव पावर पॉजिटिव में होता है। इसलिए ये आपका दो प्रकार से हम इसको पावर ट्रायंगल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ अपरेंट पावर आपका हो गया वोल्टेज करंट का प्रोडक्ट, और जो ट्रू पावर है या एक्टिव पावर है वो है आपका VI cos फाई। ये रियल एक्सिस पे होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस के कारण होता है और रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज के फेज में होता है। तो रिएक्टिव पावर हो गया आपका VI sin फाई। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो P प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, JQ, और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम डिस्कस करते हैं पावर फैक्टर। तो द फैक्टर बाई विच apparent power must be multiplied in order to obtain the active power is called power factor। हमने देखा क्या कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है V और सप्लाई करंट है I, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा अपरेंट पावर है, लेकिन जो हमारा पावर जो सर्किट में यूटिलाइज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, वो इस पावर से कम है उसका वैल्यू, क्योंकि वो VI cos फाई था। तो cos फाई का वैल्यू 1 से कम होता है, तो ये हमारा एक्टिव पावर जो है वो उसका वैल्यू कम है। तो जितना गुना ये वैल्यू कम है उस फैक्टर को ही पावर फैक्टर कहा जाता है। द फैक्टर बाई विच अपरेंट पावर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, अपरेंट पावर में कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो एक्टिव पावर हमें प्राप्त हो, उस फैक्टर को ही पावर फैक्टर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू हो गया एक्टिव पावर बटा अपरेंट पावर। एक्टिव पावर है VI cos फाई, अपरेंट पावर है VI, तो यहाँ से आपको ये VI कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos फाई, यानी कि cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये पावर फैक्टर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये फाई जो है वो वोल्टेज करंट के बीच का एंगल है, तो वोल्टेज करंट के बीच जो एंगल है उसका कॉस का जो वैल्यू होगा वही पावर फैक्टर कहलाता है। हेंस कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई गिव्स द पावर फैक्टर, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज
और करंट के बीच जो फेज एंगल है उसका कोसाइन यानी कॉस वैल्यू जो होगा वही पावर फैक्टर कहलाता है। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। कॉस फाई, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 0-1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये कभी भी आपका 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए पावर फैक्टर का वैल्यू हमेशा 0-1 के बीच में होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस। तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशियो को भी पावर फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि जो इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है तो उसमें हमने देखा था कि ये टर्म आपका रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है और ये एंगल फाई है, ये इम्पीडेंस है। तो पावर फैक्टर हम कॉस फाई को कहते हैं। तो कॉस फाई इजकल टू अगर आप निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं R/Z। कॉस फाई इजकल टू R/Z। तो इसलिए रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशियो को भी पावर फैक्टर कहा जाता है। द नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। यानी पावर फैक्टर का नेचर क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है या लीडिंग पावर फैक्टर है, ये आपका डिपेंड करता है कि करंट का पोजीशन क्या है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। यानी करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, उसके अनुसार आपका पावर फैक्टर का नेचर डिपेंड करता है। यानी कि अगर वोल्टेज से करंट अगर लीड करता है, यानी कि करंट अगर लीड कर रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर कहा जाता है, और करंट अगर लैग कर रहा है वोल्टेज से तो उसको लैगिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। इफ़ द करंट लैग्स द वोल्टेज, पावर फैक्टर इज सेड टू बी लैगिंग। यानी करंट अगर लैग कर रहा है तो उसको लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। इफ़ द करंट लीड्स, यानी करंट अगर वोल्टेज से लीड कर रहा है तो जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है। प्योर इंडक्टेंस के केस में हम जानते हैं कि जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें फाई इजकल टू होता है 90 डिग्री। तो कॉस फाई इजकल टू हो जाएगा cos 90, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में जो पावर फैक्टर है वो 0 होता है और वो लैगिंग नेचर का होगा, क्योंकि करंट 90 डिग्री से लैग करता है। फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पावर फैक्टर इज, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी हम जानते हैं कि वोल्टेज करंट के बीच जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो कॉस फाई पावर फैक्टर निकालने के लिए कॉस फाई करेंगे तो कॉस 90 डिग्री 0। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, पावर फैक्टर का वैल्यू प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में 0 होता है, और जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है उसमें पावर फैक्टर लैगिंग होगा क्योंकि करंट लैग करता है। लेकिन जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है उसमें पावर फैक्टर 0 होगा, लेकिन ये लीडिंग होगा, लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि करंट लीड करता है वोल्टेज से। फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो जो प्योरली रजिस्टिव सर्किट है इसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, यानी फाई इजकल टू 0 डिग्री। तो कॉस फाई अगर निकालना है तो cos 0, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट के केस में पावर फैक्टर 1 होता है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर इसे कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया पावर इन एसी सर्किट में पावर के बारे में डिस्कस किया, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, पावर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया और पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।